ओके, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा नाम दुर्गेश कुमार शर्मा है और मैं स्टडी IQ में एक हिंदी फैकल्टी के रूप में कार्यरत हूं। और साथ ही साथ हिंदी के साथ यहां पर मैंने एक बहुत प्यारी सीरीज वार शुरू की है जिसका नाम है आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति, जिसमें बहुत अच्छे से हमने चीजों को कवर किया है, बहुत अच्छे से हमने चीजों को डन किया है। नाउ अब हम पहुंचते हैं नागर शैली की तरफ। लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि कितनी प्रकार की शैलियां होती है मंदिरों को बनाने की। गुप्त काल में हमने मंदिरों की शैलियों के पढ़ना शुरू किया क्योंकि गुप्त काल ही चल रहा है और गुप्त काल में हमने बहुत सारे ये बताया था कि गुप्त काल में सबसे ज्यादा मंदिरों का निर्माण देखने को आपको मिला और इसलिए गुप्त काल को स्वर्णिम युग के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां पर मतलब गुप्त काल में कौन कौन सी कलाएं विकसित हुई, कौन कौन सी शैलियां विकसित हुई, तो जैसे एक नागर शैली थी, द्रविड़ शैली थी, बेसर शैली थी, है ना। फिर मैंने आपको पढ़ा लिखवाया था नायक शैली थी, होयसाल शैली थी, विजयनगर शैली थी, पाल शैली थी, सैनी शैली थी। इन सभी शैलियों को हमें क्या करना है, एक एक करके पढ़ते चलना है। तो आज की क्लास में हम नागर शैली पूरी तरह से कवर करेंगे और अगली क्लास में फिर हम अन्य शैलियों की बात करेंगे, यानी कि द्रविड़ शैली की बात करेंगे, बेसर शैली की बात करेंगे और बाकी शैलियों की बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग। सबसे पहले आप ये जाकर चेक कीजिए कि आपने सेशन को लाइक किया है कि नहीं। तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो बहुत अच्छी लगे प्लीज इसे शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस तरीके के अपडेट्स के लिए, ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड की जाए आपको क्या पहुंच जाए नोटिफिकेशन, आप उसमें डायरेक्ट लाइव में क्या हो सके, जुड़ सके। ठीक है, और अगर इसकी पीडीएफ आप चाहते हैं, अगर आपको लगता है इसकी पीडीएफ मुझे चाहिए, तो आप हिंदी बाय दुर्गेश मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और साथ ही साथ यदि आपने स्टडी IQ का PSC वाला टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेते हैं तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, दोनों जगह इसकी क्या मिल जाएगी, आपको लिंक मिल जाएगी वीडियो की और PDF भी मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल फटाफट ज्वाइन कर लीजिए और हम सीधे पहुंचते हैं आज की क्लास में नागर शैली में। कि नागर मतलब मंदिरों का जो निर्माण किया गया उसमें नागर शैली की क्या भूमिका रही, मतलब नागर शैली में किस प्रकार के मंदिर देखने को मिले। फिर हम द्रविड़ शैली पढ़ेंगे, फिर हम बेसर शैली पढ़ेंगे, फिर हम नायक शैली पढ़ेंगे, फिर होयसाल शैली पढ़ेंगे, फिर विजयनगर शैली पढ़ेंगे। लेकिन बेसिकली जो सबसे बड़ी शैलियों में से गिने जाते हैं उसमें से एक सबसे बड़ी शैली है नागर शैली, दूसरी है द्रविड़ शैली और तीसरी है बेसर शैली। उत्तर भारत की बात करें तो नागर शैली का काफी प्रभाव देखने को मिलता है। केवल उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में भी नागर शैली देखने को मिलती है, लेकिन ज्यादातर जो इसका प्रभाव देखने को मिला वो उत्तर भारत में देखने को मिला। किसका? नागर शैली का। द्रविड़ शैली नाम से ही क्लियर है, दक्षिण भारत में अधिकतर मंदिरों का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया और नागर शैली और द्रविड़ शैली का जो मिला जुला रूप देखने को मिलता है वो है आपका बेसर शैली। तो बिल्कुल एक ब्रीफ में मैंने आपको क्लियर किया, बाकी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। सो हियर इज द वेरी फर्स्ट स्लाइड। सबसे पहला जो स्लाइड है आपके स्क्रीन पर आ जाता है, जरा ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है। वास्तुकला की नागर शैली में अगर हम बात करें तो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है कि 5वीं शताब्दी में, यहां पर पॉइंट्स पढ़ेंगे कि 5वीं शताब्दी ईस्वी से भारत के उत्तरी भाग में मंदिर वास्तुकला की एक भिन्न शैली विकसित हुई जिसे नागर शैली के रूप में जाना जाता है। तो कभी भी आपको नागर शैली के लिए 3 मार्क्स में लिखने के लिए आ जाए, नागर शैली के लिए 3 मार्क्स में लिखने के लिए आ जाए तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको फटाफट इसको नागर शैली में सबसे पहले क्या लिखना है कि इसका जो विकास हुआ, ये विकसित कब हुआ, तो 5वीं शताब्दी ईस्वी में विकसित हुआ था। ठीक है, और कहां विकसित हुआ था? भारत के उत्तरी भाग में ये क्या हुआ था, मंदिर विकसित किया गया था। फिर कहा जाता है, यहां पर सेकंड पॉइंट आता है कि नागर शैली के अंतर्गत भी देश के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भागों में विभिन्न उपशैलियों का क्या हुआ, उद्भव हुआ था। उन सभी उपशैलियों को पढ़ेंगे। नागर शैली के अंदर खजुराहो शैली विकसित हुई, है ना, सोलंकी शैली विकसित हुई, ये सारी चीजें हम ओडिशा शैली विकसित हुई। पूर्वी भाग की बात करेंगे तो ओडिशा शैली विकसित हुई थी, है ना। पश्चिमी भाग की बात करेंगे या मध्य भाग की बात करेंगे तो खजुराहो शैली देखने को मिलता है मध्य भाग में, और पश्चिमी भाग में चलेंगे तो सोलंकी शैली डेवलप हुई थी यहाँ पर। तो 3 उपशैलियां यहाँ पर मिलते हैं जो नागर शैली के अंतर्गत पढ़ने को मिलेगा। तीनों को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे।
जैसे कि मैंने आपको बताया पूर्वी भाग में ओडिशा शैली डेवलप हुई थी, ओडिशा शैली डेवलप हुई थी। मध्य भाग में खजुराहो शैली डेवलप हुई थी। और और पश्चिमी भाग में बात करेंगे तो सोलंकी शैली डेवलप हुई थी। क्या डेवलप हुई थी? सोलंकी शैली यहां पर देखने को आपको हमको मिल जाता है। तो ये 3 उप शैलियां थी जो नागर शैली के अंतर्गत डेवलप हुई है, वो अपन डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, अब ये तो बात समझ में आ गया। अब हमने देखा कि नागर शैली जो मंदिर बनाए गए, जो मंदिर का निर्माण नागर शैली में आप देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा इमेज भी देख रहे होंगे। तो नागर शैली में ऐसी क्या क्या विशेषताएं होती थी जब हम मंदिरों का निर्माण करते थे? उत्तर भाग में, उत्तरी भाग के, पूर्वी भाग में, मध्य भाग में, दक्षिणी भाग में, कहीं भी मान लीजिए, पूरे संपूर्ण भारत की हम बात कर रहे हैं। तो जब भी मंदिर बनाए जाते थे, आज भी आप मान लीजिए प्रेजेंट सिनेरियो पे या प्राचीन काल की बात मान लीजिए, उस समय की बात कह लीजिए, जब भी मंदिर बनाए जाते थे तो अगर वह मंदिर नागर शैली में बनाया जा रहा है, अगर नागर स्टाइल में बनाए जा रहे हैं, तो उसमें क्या क्या विशेषताएं होती थी, उस मंदिर में क्या क्या चीजें देखने को मिलती थी कि हम ये चीज देख के बोल सकते थे अच्छा ये नागर शैली में बना हुआ है। मंदिरों को देखो, चाहिए द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है, अच्छा ये इसमें बेसर शैली में बना हुआ मंदिर, अच्छा ये विजयनगर शैली में बना हुआ मंदिर है। तो हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई करते थे, उन सभी आइडेंटिफिकेशन को हम यहां पर क्या करेंगे, नागर शैली की विशेषताओं में लिखेंगे। तो मैं आपसे यहां पर आज डिस्कस करूंगा कि नागर शैली की विशेषताओं में क्या क्या चीजें हमें आपको देखने को मिलेंगी और क्या क्या चीजें हमें आपको यहां पर सीखना पड़ेगा और चीजों को समझना पड़ेगा। ये एक मंदिर का बेसिक सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए और इस शिक्षा को अपन एक एक करके पढ़ते चलेंगे। ठीक है, ये है क्या, इसको बाद में बात करेंगे, पहले कुछ विशेषताएं लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा, जो मंदिरों का निर्माण किया जाता था, सबसे पहले विशेषताओं की बात कर रहा हूं ना, सबसे पहले तो जो मंदिरों का निर्माण किया जाता था, मंदिरों का निर्माण सामान्यतः पंचायतन शैली में किया जाता था। अब पंचायतन शैली क्या है, ये मैंने आपको बता दिया था। मतलब एक मुख्य ईश्वर के अलावा 4 अलग अलग ईश्वरों को भी क्या करना, वहां पर विराजमान करना, जो एक दूसरे के सम्मुख होकर बैठा करते थे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि पंचायतन शैली क्या है, फिर से उसको रिपीट अपन नहीं करेंगे। तो यहां पर हमने क्या कहा, सबसे पहला पॉइंट कि मंदिरों का निर्माण सामान्यतः किस शैली में किया जाता था। तो आप यहां पर देख रहे थे एक समानता पंचायतन शैली में इनका निर्माण देखने को हमको आपको मिलता था। अच्छा, याद रखना, और इसके अंतर्गत जो मुख्य मंदिर के सापेक्ष आकार के भू विन्यास पर गौण देव मंदिरों की स्थापना की जाती थी। पंचायतन शैली की बात हो गई। अच्छा, दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि मुख्य मंदिर के सामने सभा कक्ष या मंडप स्थित होते थे। दूसरा विशेषता क्या निकल के आ जाता है यहां पर कि मुख्य देव मंदिर के सामने, मुख्य देव मंदिर के सामने, मुख्य देव मंदिर के सामने सभा कक्ष या मंडप स्थित होते थे। सामने सभा कक्ष या मंडप स्थित होते थे, मंडप स्थित होते थे। जरा ध्यान से देखिए, ये है मंदिर, ध्यान से देखिएगा, ये मंदिर का चबूतरा है। अगर आप यही से देखेंगे तो मंदिर का पूरा चबूतरा दिख रहा है आपको। ये जो जहां से सीढ़ियां चढ़ते हैं आप, ये सीढ़ियां चढ़ के यहाँ मंदिर में प्रवेश करते हैं। यहाँ पे लिखा ऊपर उठा हुआ चबूतरा है, ये मंदिर का ऊपर चबूतरा है। और ये प्रदक्षिणा पथ है ये वाला, ये जो बोल रहे हैं ना, ये वाला, ये प्रदक्षिणा पथ बताया गया, ये वाला ऊपर वाला।
है ना। और ये वाला जो आप देख रहे हैं मंदिर का ऊपरी हिस्सा हो गया, यहाँ पर जो चलने का जगह था, ये जो चलने का जगह है इसको क्या बोला गया, पथ बताया गया, प्रदक्षिणा पथ बताया गया है। ये गर्भगृह है जहां पर मुख्य मंदिर, मुख्य देवता की मंदिर स्थापित है, मतलब मुख्य जो देवता स्थापित कहते थे वो यहाँ पर बैठते थे, मुख्य देव, जहाँ एक्चुअली मंदिर हम जाके प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, वो गर्भगृह होता है। और गर्भगृह के बाहर ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये जो हिस्सा देख रहे हैं, एक्चुअली ये सभागृह, ये सभा कक्ष या क्या कहलाता था, मंडप कहलाता था। ठीक है, इसको सभा कक्ष या मंडप कहा जाता था, है ना। अब ये जो था स्तंभ, ये स्तंभदार दरवाजे थे, ये ये बड़ा सा दरवाजा था, स्तंभदार दरवाजा था, ये स्तंभदार दरवाजा था। और ये ऊपर मंदिर का शिखर बनाया गया। ये आपको मैंने बताया था चौथे चरण में, तीसरे चरण से शुरुआत हो गई थी इसकी शिखरों के निर्माण में। पहले चरण दूसरे चरण में फ्लैट बनाए जाते थे, तीसरे चरण में थोड़े थोड़े शिखर देखने को मिल गए, फिर वो लंबे लंबे शिखर हमने देखना मंदिरों का निर्माण के लिए हमने ये बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था। यही लिखा है कि सभा कक्ष या मंडप स्थित होते थे किसके, मंदिरों के सामने, मतलब मुख्य देवता के बाहर। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये देवता जो हिस्सा देख रहे हैं, ये किसके लिए होता था, आपके सभा कक्ष या मंडप, यानी कि जहां पर हम और आप बैठ के पूजा आराधना कर सकते हैं, उनके लिए ये मंदिर स्थापित मतलब होते थे यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सुनिएगा, गर्भगृह के बाहर देवी गंगा या यमुना की प्रतिमा स्थापित की जाती थी। मतलब गर्भगृह के बाहर जो गेट हुआ करता था ना, यहाँ पर ये गेट के दोनों गेट के बगल से यहाँ पर क्या कहता था, तो यहां पर आ जाएगा कि गर्भगृह के बाहर, गर्भगृह के बाहर देवी गंगा और यमुना की, देवी गंगा और यमुना की प्रतिमाओं को स्थापित किया जाता था। यमुना की प्रतिमाओं को स्थापित किया जाता था, देवी की प्रतिमाओं को स्थापित किया जाता था, शुभ के लिए माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि इनको स्थापित करना यहां पर सही होगा और अच्छा माना जाएगा। अच्छा, वहीं पे लिखा है कि सामान्यतः मंदिर परिसर में जल का कोई टैंक या जलाशय नहीं होता था। मतलब नागर शैली में यह विशेषता थी कि मंदिर के आसपास, मंदिर के पूरे परिसर में कहीं पर भी कुएं वगैरह नहीं होते थे, तालाब वगैरह नहीं हुआ करते थे, ऐसा कोई भी जलाशय नहीं बनाया गया था जहां से पानी निकाला जा सके। ठीक है, ये नागर शैली में याद रखिएगा। तो यहां पर लिखेंगे, यहां पर मेरे साथ ऐड करिएगा कि मंदिर परिसर में जल का कोई टैंक या जलाशय स्थित नहीं होते थे। मतलब पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। मतलब देखना, आप द्रविड़ शैली में जाएंगे तो वहां पर जलाशय मिलेंगे, आपको कुआं मिलेगा बगल में, मतलब मंदिर के बगल से कुएं बनाए गए थे ताकि वहां पे जल की कमी ना हो। लेकिन यहाँ पर नागर शैली में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर क्या है कि जल का कोई भी टैंक नहीं था और ना ही कोई जलाशय था आसपास। ठीक है, ये नागर शैली की विशेषताओं में आता था। अच्छा, फिर आता था कि मंदिरों को सामान्य रूप से भूमि से ऊंचे बनाए गए मंच वेदी पर निर्मित किया जाता था। ये बताने की जरूरत नहीं। देखो अब यहाँ पर देखो, ये मंदिर है, ये आप देखेंगे, अगर देखिएगा तो ये जो मंदिर बनाया गया है, ये चीज, ये जो मंदिर बनाया गया है यहाँ पर, इस पूरे भाग को देखिए, ये जो मंदिर बनाया गया है ये एक वेदी पर बनाया गया। ये जो नीचे दिख रहा है ये एक वेदी दिख रहा है, इस पर बनाया गया मंदिर है। तो यही चीज यहाँ पर आपको एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ऊपर, वहां पर ऐड कर देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ। तो लिखिएगा, मंदिरों को सामान्यतः मंदिरों को सामान्यतः भूमि से सामान्यतः भूमि से ऊंचे
मंच पर, वेदी पर बनाया जाता था। भूमि से ऊंचे मंच पर, वेदी पर बनाया जाता था। बड़े बड़े चबूतरे बनाए जाते थे, उसके ऊपर मंदिर का निर्माण किया जाता था। आप चाहे खजुराहो को कोई भी मंदिर जाके घूम लीजिए, सभी उसी पर निर्मित किए गए हैं। ठीक है, ऊंचे ऊंचे वहां पर वेदियां बनाए गए हैं। अच्छा, और कुछ विशेषताओं की बात करते हैं, लेकिन उसके पहले यहां पर देखिए, जो मंदिर बनाए जाते थे वो कुछ इस प्रकार बनाए जाते थे। जैसे मंदिरों का निर्माण जो है ये रथों में हुआ करता था। जैसे यहाँ पे लिखा देखिए त्रिरथ। मंदिरों का निर्माण किसमें होता था? त्रिरथ में होता था, या फिर पंचरथ में हुआ करता था, या फिर आपका सप्तरथ में हुआ करता था। किसमें? या तो पंचरथ, या तो सप्तरथ, या त्रिरथ में हुआ करता था। यानी कि मंदिरों का जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, मंदिरों का स्ट्रक्चर ध्यान से देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा कि यहां पर जो दिखाया गया है वो क्या दिखाया गया आपका, ठीक है। तो ये त्रिरथ, पंचरथ, सप्तरथ हो गए। अच्छा, ये होते क्या थे, इनको समझाने से पहले मैं बताऊंगा, आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पे मैंने कहा कि मंदिरों का जो निर्माण हुआ था सामान्यतः भूमि से ऊंचे मंच पर, वेदी पर बनाया जाता था। अच्छा, इसी में मैं आपको बात करूंगा कि जो मंदिर बनाए जाते थे, मंदिर के जो शिखर हुआ करते, अगर आप थोड़ा सा इस शिखर को देखेंगे, इस शिखर को, तो ये शिखर जो है, देखो पहले मंदिरों का निर्माण वेदी के ऊपर बनाया जाता था और स्तंभ बनाए जाते थे। स्तंभ होते थे मंदिरों को रोकने के लिए, बेस के रूप में। और जो शिखर हुआ करते थे नागर शैली में, ये बेसिकली 3 प्रकार के शिखर देखने को मिलते हैं हमको नागर शैली में। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के शिखर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर 3 प्रकार के मंदिर बने हुए हैं, है ना। और शिखरों का जो सामान्य रूप से 3 प्रकार के होते थे। पहला जो शिखर दिख रहा है आपको, लैटिन या रेखा प्रसाद कहा जाता है, इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है लैटिना या रेखा प्रसाद। लैटिना या रेखा प्रसाद कहा जाता है। दूसरा कहा जाता है आपका फमसाना। इसे कहा जाता है फमसाना। इस शिखर को फमसाना के नाम से जाना जाता है, फमसाना कहा जाता है। और फिर देखेंगे यहां पर, तो तीसरा जो है ये है वल्लभी। ये वल्लभी कहला जाता है। इसे हम क्या कह देते हैं? वल्लभी कह देते हैं। ये शिखर का जो प्रकार था, एक्चुअली ये वल्लभी कहला जाता है। तो यहां पर देखिएगा, तो जो लैटिना है, जो आपका रेखा प्रसाद है, या फमसाना है, या वल्लभी है, ये क्या क्या है? तो अगर मैं जैसे सबसे पहले लैटिना की बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं, थोड़ा सा इमेज में छोटा कर देता हूं समझाने के लिए। हाँ जी, अब देखिए सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि यहां पर जो लिखा है लैटिना, ये वाला जो शिखर आप देख रहे हैं, इस शिखर को देखेंगे तो यहां पर ध्यान से देखिए, इस शिखर का जो कोर्ना दिख रहा है, ये ऐसे ऊंचा सा दिख रहा है। ये ऐसे मैं बना देता हूं, ये कुछ ऐसा निर्माण दिख रहा है। मंदिर का निर्माण कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर मंदिर का निर्माण कुछ ऐसा दिख रहा है। इसका मतलब क्या था कि वे आधार पर वर्गाकार होते थे। यानी कि जो इनका आधार, शिखर का जो आधार है, मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ इतना बात कर रहा हूं, इतना। अगर मैं थोड़ा सा इसको मिटाकर आपको बनाऊं, मैं सिर्फ आपसे इतनी बात कर रहा हूं ना, इतना, अंदर की कुछ भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ शिखर की बात कर रहा हूं आपसे, ठीक है। तो क्या कहा गया कि शिखर का जो आधार, मतलब लैटिना के शिखर का जो आधार हुआ करता था, जो आधार था, आधार जो था वो कैसा होता था? आधार जो था ये वर्गाकार हुआ करता था, और शीर्ष पर स्थित बिंदु की ओर बनाई जाती थी, और शीर्ष पर ये बिंदु तक पहुंचता था। ये आप देख रहे हैं ना, ये एक ऐसे अंदर अंदर जाके एक कोना बनाया जा रहा है, ये पहुंचता है। और ये जो लिखा है, शीर्ष पर बिंदु, शीर्ष पर बिंदु की ओर दीवारें अंदर की ओर वक्रित हो जाती थी। बिंदु, दीवारें वक्रित हो जाती थी। वक्र का मतलब क्या था? वक्रित मतलब टेढ़ी मेढ़ी। मतलब आप देखेंगे जब मंदिर बनाए जाते थे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये अंदर की ओर जाती थी, ऐसे, ये ऐसे बाहर की ओर आती थी।
तो वक्रित मतलब होता टेढ़ी मेढ़ी, मतलब ये जो मंदिर थे ऐसे चौड़े हुआ करते थे, अरे अंदर जाया करते थे, समझ में आ रहा है। तो ये अंदर की ओर बनाए जाते थे, इसको लैटिना या प्रसाद कहा जाता है। ये शिखर का एक प्रकार था, ये शिखर बनाने का अपना एक अपना प्रकार था। अच्छा ठीक इसी प्रकार से दूसरा देखिएगा, दूसरा प्रकार यहां पे आता है क्या, फमसाना। इसको, इस शिखर को कहा गया फमसाना कहा गया। फमसाना क्या था, इस प्रकार के शिखर का जो आधार अधिक चौड़ा होता था। मतलब ये आप देखिएगा, अब देखिए यहां पर देखिएगा ऐसा है ये, मतलब ये पूरी तरह से कोना रूप नहीं है, ये ऐसे था ये, और फिर ये सीधे ऐसे नीचे आ गया, है ना, ये ऐसे गया ये और फिर ये सीधे नीचे चला आया, ये ऐसा। ये शिखर, ये मंदिर की बात नहीं रही, ये शिखर की बात है। अब शिखर का दूसरा रूप देखिए आप, तो यहां पर क्या समझ में आ गया कि भाई इस प्रकार के शिखर का जो आधार था वह अधिक चौड़ा था। ये जो आधार है ये क्या होता था, आधार अधिक चौड़ा था। किसके, इसकी तुलना में। इसका इसका आधार कैसा था, आपका वर्गाकार था, और लैटिन की अपेक्षा उनकी ऊंचाई क्या होती थी, कम होती थी, है ना। इनकी ऊंचाई लैटिना की तुलना में इनकी ऊंचाई कम होती थी। इनकी ऊंचाई क्या होती थी, कम होती थी। ये बहुत हाइटेड हुआ करते थे, इनकी ऊंचाई क्या होती थी, कम होती थी। और वे शीर्ष बिंदु की ओर सीधी रेखा में ढलान निर्मित करते थे। और वे शीर्ष बिंदु में, यहां से शीर्ष बिंदु से सीधी रेखा में ढलान, मतलब सीधी रेखा में नीचे आते थे। मतलब ये ऐसे जिगजैग के फॉर्म में नीचे नहीं आते थे, एकदम सीधे सीधे नीचे आ जाया करते थे, ठीक है। तो इनका ढलान कैसा हुआ करता था, तो क्या बोल सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं कि शीर्ष पर बिंदु की ओर सीधी रेखा में ढलान निर्मित होता है। शीर्ष पर बिंदु रेखा की ओर सीधी रेखा में ढलान निर्मित होते थे। ढलान क्या होते थे, निर्मित होते थे। तो लैटिना से फमसाना समझ में आ गया। अब लैटिना से देखते हैं वल्लभी में क्या डिफरेंस आता है, लैटिना से फमसाना से क्या वल्लभी में डिफरेंस आता है। तो देखिएगा वल्लभी में तो लिखेंगे इनका आधार जो था ये आयताकार होता था। अगर इन मंदिर को ध्यान से देखिए, इस मंदिर को जो बनाया गया, देखिए यहां पर जो मंदिर बनाया गया ये शिखर है, और ये ऐसा मंदिर यहां तक गया, ये मंदिर है ना, ये ऐसा ये था, फिर ये ऐसे यहां तक गया है ना। ये मंदिर यहां तक देखेंगे बेस है, फिर ये छत है, फिर ये ऐसा है, फिर ये ऐसा है। ऐसे ही इधर पीछे से भी ऐसे बनाया गया होगा, ऐसे मुझे जहां तक लगता है ऐसा, और ऐसा पीछे से पीछे तक यहाँ तक ऐसा ऐसा आया होगा मंदिर। ये मंदिर कुछ ऐसा देखने को आपको मिलता है, ठीक है। तो इसको मैं ये वाला हटा देता हूँ, बीच वाला भाग, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये ऐसा मंदिर देखने को मिलता है आपको। डिफरेंस समझ में आ रहा है। उनका शिखर देखिए, ऊपर का शिखर कैसे चौड़ा है, उनका शिखर देखिए एकदम ऐसे एकदम चौड़ा बनाया गया है। तो सबसे पहला जो पॉइंट यहां पर हमारे सामने आता है कि भाई इनका जो आधार था, इसका जो आधार था वल्लभी का आधार कैसा है, आयताकार है, आयताकार है। इसका आधार कैसा है, आयताकार। आप देख भी रहे लंबा सा आधार दिख रहा है आपको। इसका आधार कैसा था, वर्गाकार, बराबर से था चारों तरफ से। ये इसका आधार ऐसे बनाया जाता था मंदिर का, इसका आधार ऐसा था। इसका आधार आप देख पा रहे होंगे, ये ऐसा दिख रहा है आपको, देखो ऐसे थोड़ा सा लंबा सा दिख रहा है आधार, लंबा सा। यही कहा गया इसका आधार कैसा था, वर्गाकार। उसका आधार कैसा था, आपका आयताकार। और इसका आधार कैसा था, इसका आधार अधिक चौड़ा हुआ करता था। मतलब था तो वर्गाकार ही, था तो ये वर्गाकार, लेकिन बड़ा हुआ करता था वर्गाकार। यानी कि इससे भी अगर मैं थोड़ा सा निर्मित कर दूं ऐसे बड़ा सा, तो ये हो जाता था आपका फमसाना। लैटिना से फमसाना ऐसे बन जाते थे। आधार की बात हो रही है, ठीक है। फिर आता है यहां पर, और छतें जो थी वह गुंबदाकार प्रकोष्ठ का निर्माण करती थी। छतें, जो छत थी, इसकी जो छत था, ये छत
छत जो था वह कैसा था, गुंबदाकार प्रकोष्ठ बनाए जाते थे, गुंबद के आकार का बनाया जाता था। गुंबद देखिएगा आज जितने भी वो बने हुए हैं, क्या कह सकते हैं, मस्जिद वगैरह बने, वो गुंबद के आकार के बने, ऐसे गोल से आकार के, गुंबद मतलब गोल के आकार के बनाए गए थे। तो गुंबदाकार प्रकोष्ठ यहाँ पर देखने को मिलता है और उन्हें अर्ध गोलाकार छतें भी कहा जाता था। ये जो गुंबदाकार हुआ करते थे इन्हें हम क्या बोला करते थे, अर्ध गोलाकार छत भी कहते थे। इन्हें ही अर्ध गोलाकार छतें भी कहा जाता था। इन्हें अर्ध गोलाकार छत भी कहा जाता था। क्लियर है सभी को, बात समझ में आ गया। तो ये हुए आपके कौन से विशेषताओं में कुछ विशेषताएं ये थी जो पूरे शिखर का निर्माण करते थे। अब आते हैं ये क्या है, त्रिरथ क्या है, पंचरथ क्या है ना, और ये सप्तरथ क्या है, कहीं कहीं पे नौरथ भी देखने को मिलता है, नौरथ भी देखने को मिलता है, ये समझते हैं इनके बारे में, है ना। तो देखते हैं त्रिरथ क्या है, पंचरथ क्या, सप्तरथ क्या, कहीं कहीं पे नौरथ। देखिए होता क्या था, जो मंदिर है, अभी हमने मंदिर की बाहरी आकृति की बात की, मंदिर के अंदर चलते हैं। अब मंदिर के अंदर आपने एंटर किया, तो जैसे ही मंदिर के अंदर एंटर करते हैं, जो गर्भगृह के आसपास देखते हैं, तो वहां पर जो दीवारें होती है, जो 36 दीवारें होती हैं, वो 36 दीवारें इतनी आकृतियों के, मतलब प्रारंभ में देखेंगे तो 36 दीवारें 3 हुआ करती थी। मतलब ये एंट्री की गई, ये एंट्रेंस हुआ ऐसे गर्भगृह का, ये गर्भगृह है ना। यहां पर देखेंगे तो यहां पर देखिए ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर आप बेसिक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या था, ये रथ को दर्शाता था, आकृतिक दर्शाता था। यानी कि पहले 3 आकृति वाले, मतलब ये हो गया आपको, देखो ये 1, ये 2 और ये 3, फिर 1 है ना, फिर ऐसे 1 2 ये 3, फिर 1 2 3, ये ऐसे आकृति बनाए जाते थे। तो यहां पर जो हम देख पाते थे, ये चीज हम जो बनाए हैं यहाँ पर, तो ये क्या हुआ करते थे, मंदिर के अंदर का स्ट्रक्चर हुआ करता था। तो पहले 3 दीवारों को बनाया जाता था, फिर ऐसे 5 रथों को बनाया गया। रथ मतलब यहाँ पर 36 दीवारें हुआ करती थी, और 7 भी मिलता है कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं पर 9 रथ भी मिलता है। याद रखिएगा यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों, नव रथ भी मंदिर निर्मित किए गए, 9 रथ में भी मंदिर निर्मित किए गए। अच्छा, इन रथों में मतलब इन दीवारों में क्या किया जाते थे, इन दीवारों में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर, इन दीवारों पर क्या बनाए जाते थे, बहुत प्यारी प्यारी चीजें बनाई जाती थी, जिनको अपन क्या कहते थे, यहाँ पर कथात्मक मूर्तियां कहते हैं। तो इन दीवारों पर कथात्मक मूर्तियां बनाई जाती थी, है ना। तो ये जो मंदिर की दीवारें थे, इस मंदिर की दीवारों पर क्या किया जाता था प्यारे साथियों, कथात्मक मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। तो आज भी अगर आप देखेंगे, आज भी आप किसी मंदिर पे जाकर देखिएगा, तो मंदिरों की दीवारों पर आपको नहीं कलाकृति दिखेगी, कुछ भी अजीब सा बना हुआ है, खिड़कियां बनी, झरोखे बने हुए, पत्थरों को काटकर, आप खासकर खजुराहो घूम के, खजुराहो तो मंदिरों का गढ़ बताया गया है ना। वहां पर बहुत सुप्रसिद्ध मंदिरों भी देखने को मिलते हैं, और उसी खजुराहो में भी ये सारी चीज आपको देखने को वहां पर मिल जाती है। मंदिरों का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बना मिलता था। अच्छा, एक बात है जो आपके साथ यहाँ पर शेयर करना है, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर देखिएगा कि जो मंदिर के शिखर की हम बात कर रहे हैं, मंदिर का जो ये शिखर दिख रहा है, इस मंदिर के शिखर में मैंने आपको बताया कि मंदिर के शिखर बेसिकली 3 प्रकार के शिखर बनाए जाते थे। एक लैटिना हुआ करता था, एक फमसाना हुआ करता था, एक वल्लभी। तीनों प्रकार के मंदिर के शिखर आपको देखने को मिलते हैं। अब इन शिखर पे एक शब्द मिलता है आमलक, एक शब्द मिलता है आमलक। अब ये आमलक क्या था, जैसे 3 मार्क्स में लिखने के लिए आपको आ सकते हैं मेंस में, आमलक क्या था, आमलक किस प्रकार से चीजें बनती थी। तो जो शीर्ष पर हम बात कर रहे हैं, आमलक की जो चीजें देखने को मिलती थी, वो होता क्या था, एक्चुअली वो बेसिकली जो था, शीर्ष के ऊर्ध्व शीर्ष पर क्षैतिज एक नलिका युक्त चक्र के रूप में जो समाप्त किया जाता था। ऊपर जब आप जाएंगे तो एक चक्र मिलेगा, जैसे ये देखिए, ये ऊपर ये एकदम इधर यहाँ पे आइए, यहाँ पर देखेंगे तो एक कंप्लीटली जैसे कलश रखा होता है मंदिर के, कलश के जस्ट नीचे जो एक चक्र मिलता है जिसमें कलश बैठाया जाता था, उसे ही हम क्या कहते थे, यहाँ पर आमलक कहते हैं। और कलश का भी उल्लेख मिलता है, मंदिर का कोई भी निर्माण हो, मंदिर किस प्रकार से बनाया जाए, एक कलश ऊपर रखा जाता है। अब ये आध्यात्मिक रूप से अलग कह सकते हैं और साइंटिफिक रूप भी अलग अलग बातें हैं।
है ना। धार्मिक रूप से कह सकते हैं कि कलश रखना शुभ माना जाता है, लेकिन इसका एक साइंटिफिक कारण ये बताया गया कि इसके ऊपर एक गोलाकार आकृति स्थापित की जाती थी, जिसे अपन क्या कहते थे, कलश कहते थे। गोलाकार आकृति क्यों रखी जाती थी, ताकि मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा दिख सके और एक धातु का प्रयोग भी हो सके। कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है यहाँ पर नागर शैली में। ठीक है, अब आते हैं नागर शैली में वास्तुकला की। नागर शैली की वास्तुकला में अगर हम पहुंचे तो हमारे पास 3 उप शैलियां बेसिकली देखने को मिलती है। मैंने आपसे बताया था कि पूर्वी भाग में ओडिशा शैली डेवलप हुई थी, मध्य भाग में खजुराहो शैली डेवलप हुई थी और पश्चिमी भाग में सोलंकी शैली डेवलप हुई थी। तो आज की क्लास में बस इन तीनों उप शैलियों को पढ़ेंगे मजेदार तरीके से। तो चलिए, सबसे पहले आपके और हमारे स्क्रीन पर आ जाता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके हमारे स्क्रीन पर यहां पर सबसे पहला आता है ओडिशा शैली। ओडिशा शैली यहां पर देखने को मिलता है। ओडिशा शैली क्या है और किस प्रकार से देखने को मिलेगा, सबसे पहले लिखेंगे कि कलिंग साम्राज्य के विभिन्न भाग में ओडिशा शैली डेवलप किसके राज्य में हुई थी। तो सबसे पहले लिखेंगे यहां पर, सबसे पहले आएगा कि इसका निर्माण कलिंग साम्राज्य के, इसका निर्माण कलिंग साम्राज्य के विभिन्न भागों में विभिन्न भागों में मंदिर वास्तुकला की एक अलग शैली विकसित हुई। विभिन्न भागों में मंदिर वास्तुकला की एक अलग शैली विकसित हुई। मतलब जहां पर नागर शैली चल रही थी उसी नागर शैली को ही ध्यान में रखते हुए एक नई शैली डेवलप कर दी। मतलब नागर शैली की कुछ विशेषताओं को उठाया गया और बाकी कुछ अपनी विशेषताएं लगा दी गई। तो आगे चल के इतिहासकारों ने इसका नाम ही रख दिया उस हिसाब से, क्योंकि उस जगह पे ये मंदिर शैली देखने को मिला। तो ओडिशा में मिला सारी मंदिरें, क्योंकि कलिंग साम्राज्य ओडिशा में ही पाया जाता था और ये वही कलिंग साम्राज्य है जिसका सीधा संबंध अशोक के जो हिंसात्मक प्रवृत्ति से अहिंसात्मक प्रवृत्ति में बदलने का ये जो कलिंग वही किला है, जहां पर अशोक लगभग 1.5 लाख की युद्ध में लोगों को मरता हुआ देख के, इतना ब्लड देखकर इसका हृदय क्या हो गया था, विदारत हो गया था और उन्होंने हृदय परिवर्तित करके और सीधे बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लिया था। ये वही कलिंग साम्राज्य है। तो यहां पर क्या कि कलिंग साम्राज्य में यहां पर मंदिर वास्तुकला की एक अलग शैली डेवलप देखने को मिलती है। अच्छा, अब ये जो ओडिशा शैली थी ये अलग क्या था, इसमें कुछ अलग क्या था, थोड़ा मंदिरों को ध्यान से देखिए। ये सभी ओडिशा की मंदिर है, ओडिशा में सभी मंदिर स्थित है। ये 1 2 3 4 ये 5 जितने भी आप देख रहे हैं सभी ओडिशा के मंदिर हैं। सभी की आकृति आप ध्यान से देखिए, सभी को ध्यान से देखिए। अब तो बहुत अच्छे से आप चीजों को समझ भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे। तो यहां पर क्या आ जाता है कि बाहरी दीवारों पर बड़ी मात्रा में बारीक नक्काशी की गई थी जो नागर शैली में नहीं देखने को मिलती थी। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, एक आ जाएगा आपका बाहरी दीवारों में बड़ी मात्रा में बारीक नक्काशी मिलती है। बड़ी मात्रा में क्या मिलती है, बारीक नक्काशी देखने को आपको मिलता है यहां पर। अच्छा, बारीक नक्काशी मतलब बाहर की दीवारों पर बहुत सारी ये कलाकृति आप देख रहे हो, बहुत सारे डिजाइन बारीक नक्काशी देखने को हमको मिलता है। अच्छा, लेकिन भीतरी दीवारों को बिना नक्काशी के ही रखा गया है, याद रखना है ना। परंतु भीतरी दीवारों को बिना नक्काशी के रखा गया है। बिना नक्काशी के रखा गया। बाहरी दीवारों को तो नक्काशी की गई लेकिन भीतरी दीवारों को प्लेन रखा गया, उसमें कोई नक्काशी नहीं की गई है। ये नया है। और यही नागर शैली में क्या बताया गया कि अंदर की दीवारों पे क्या किए गए, बहुत सारी कथात्मक मूर्तियां बनाई गई जो एक कथा को क्या कर दी कि
उकेर दिया गया दीवारों पर। और यही चीज अपोजिट कहां पे मिलता है हमको, ओडिशा शैली में देखने को यही चीज मिलता है। अच्छा, फिर मिलता है यहां पर कि ढ्योड़ी में खंभों का उपयोग नहीं किया गया था। ढ्योड़ी मतलब क्या होता है, पोर्च, जो आंगन कह सकते हैं, है ना, याद रखिएगा। तो यहां पर सेकंड पॉइंट आएगा, यहां पर सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि ढ्योड़ी यानी कि पोर्च में स्तंभों का प्रयोग नहीं किया गया है यहां पर। ठीक है, यहां पर पोर्च पे किसी प्रकार के स्तंभों का प्रयोग नहीं मिलता है, मतलब यहां पर हम स्तंभ देखने को कहीं नहीं मिलेगा हमको पोर्च पर। ठीक है, ये बात आता है। फिर आता है यहां पर, अच्छा, इसके बजाय छत को लोहे के गार्डरों के सहारे दिया गया। मतलब अब भाई छत को तो रोकना है, तो हमने क्या किया, जिस पुराने घरों पे अब मिलते हैं ना, बड़े बड़े गार्डर मिलते हैं लकड़ी के, लोहे के, तो उस प्रकार के छत बनाए गए। यहाँ पर स्तंभों को हटाकर वहां बड़े बड़े लोहे के, लकड़ी के क्या करेंगे, गार्डर बनाए गए थे मंदिरों को बनाने के लिए। ठीक है, ओडिशा में। फिर आता है कि शिखर को रेखा देउल कहा जाता था। जो इनके शिखर थे, क्या बोलेंगे कि इनके शिखरों को रेखा देउल कहा जाता था। इनके शिखरों को क्या कहा जाता था, रेखा देउल कहा जाता था। वे लगभग एक क्षैतिज छत जैसे होते थे, जो शीर्ष पर एकदम से अंदर की ओर मुड़ते थे। यहां पर शीर्ष पर एकदम अंदर की ओर, सीधे अंदर की ओर मुड़ जाते थे। जरा मैं अगर आपको ये कलाकृति दिखाने का प्रयत्न करूं तो यहां पर देखिए, ये शिखर है, ये फ्लैग लगा हुआ है, ये शिखर है, सीधे अंदर की ओर गया, फिर ऐसे आया है। यहां पर देखिए, ये सीधे अंदर गया, फिर ऐसे आया, ये सीधे अंदर की ओर घुसते थे ऐसे। यहां पर देखिए, ये जो दिख रहा है, ये शीर्ष ऐसा अंदर की ओर है, फिर ऐसा है, ये शीर्ष है, फिर अंदर है की ओर ऐसा है। यहाँ पर कोई भी शीर्ष देख लीजिए, यहाँ पर सभी जगह वही वैसे ही मिलेंगे। यहाँ पर क्या हुआ करते था, इसी को रेखा देउल कहा जाता था, जो शीर्ष पर एकदम से अंदर की ओर मुड़ते थे, इसीलिए इसको क्या कहा जाता था, रेखा देउल के नाम से जाना जाता था। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। रेखा देउल कभी शब्द आ जाए तो रेखा देउल शब्द याद रखिएगा कि किससे संबंधित है, ओडिशा शैली से संबंधित। अच्छा, इसके इस क्षेत्र में ओडिशा शैली में मंडप को जगमोहन के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। ठीक है, क्या बोलेंगे, इस शैली में मंडप को जगमोहन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, मंडप को किस नाम जाना जाता था, जगमोहन के नाम से जाना जाता था। और मुख्य मंदिर जो होते थे वो वर्गाकार हुआ करते थे। मुख्य मंदिर वर्गाकार हुआ करते थे। मुख्य मंदिर वर्गाकार होते थे। मुख्य मंदिर कैसे होते थे आपके प्यारे साथियों, वर्गाकार होते थे। एक बात और, ओडिशा शैली में मंदिर जो थे द्रविड़ शैली के मंदिरों के समान ही परकोटे यानी कि चार दीवारी से घिरे होते थे, ये याद रखना है। ठीक है, कि इसकी दीवारें द्रविड़ शैली के समान चार दीवारी या परकोटे से क्या होते थे, घिरे हुए होते थे। ठीक है, चार दीवारी या परकोटे से घिरे हुए होते थे। क्लियर है, चलिए बढ़िया आगे बढ़े। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओडिशा शैली हो जाता है। क्या हो जाता है, ये ओडिशा शैली निकल कर आ जाता है। अच्छा, इसके बाद ओडिशा शैली के बाद दूसरा आता है खजुराहो शैली। खजुराहो शैली में देखिए कुछ बातें हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, अब ओडिशा शैली में अगर मंदिरों की बात करें तो बहुत सारे मंदिर हैं, मैं नाम बता देता हूं। जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे आपका काला पगोड़ा या ब्लैक पगोड़ा कहा जाता था, ये ओडिशा शैली का एक अपना भाग देखने को मिलता है। वहीं पे पुरी का जगन्नाथ मंदिर, ये जो आप देख रहे हो व्हाइट कलर का, ये पुरी का जगन्नाथ मंदिर है ना।
यहाँ पर वहीं पे देखेंगे भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर जो आप देख रहे हैं, ये भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर है। वहीं पे आप ऊपर देखेंगे भुवनेश्वर का राजरानी मंदिर और भुवनेश्वर का आपका मुक्तेश्वर मंदिर जो है, ये सभी इसके उदाहरण है। तो ये सूर्य का कोणार्क मंदिर ये आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। ठीक है, अच्छा, कोणार्क मंदिर को देखकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था, यह एक ऐसा स्मारक है जहां पत्थर की भाषा में मनुष्य की भाषा को पीछे छोड़ दिया। जहां पर पत्थर की भाषा ने क्या किया है, मनुष्य की भाषा को पीछे छोड़ दिया। मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहीं ना कहीं इस कोणार्क मंदिर को, ये जो कोणार्क मंदिर है, इसको सबसे जो कोणार्क मंदिर है इसको सर्वश्रेष्ठ बताया कि इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बताया है। ठीक है, अच्छा, खजुराहो शैली की बात करेंगे तो ये मंदिर देख रहे हैं आप, खजुराहो का एक बहुत प्यारा सा मंदिर है। यहाँ पर लंबी लंबी ऊंची ऊंची इमारतों से बना हुआ खजुराहो शैली। अब इस खजुराहो शैली में क्या क्या विशेषताएं हैं, आइए इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। खजुराहो शैली की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है कि मध्य भारत में चंदेल शासकों ने मंदिर का निर्माण एक अलग अलग शैली में कराया गया था। तो इन्होंने किसका निर्माण किन्होंने करवाया था, तो चंदेल शासकों द्वारा विकसित अलग शैली थी। शासकों द्वारा विकसित अलग शैली थी जो कहां पे आई, डेवलप की थी, मध्य भारत में डेवलप की गई थी, मध्य भारत में विकसित की गई ये शैली थी। वहीं पे आता है यहां पर कि जैसे खजुराहो शैली या चंदेल शैली के नाम से जाना गया। अच्छा, अब इन मंदिरों में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, सबसे पहले मिलता है कि इस मंदिरों में बाहरी और भीतरी दोनों दीवारों पर बड़ी मात्रा में बारीक नक्काशी की गई थी। सबसे पहली बात कि मंदिरों की बाहरी व भीतरी दीवारों पर बड़ी मात्रा में बारीक नक्काशी की गई थी, बड़ी और बारीक नक्काशी की गई थी। ओडिशा शैली में क्या था, बाहरी नक्काशी मिलती है, आंतरिक नहीं मिलती है। नागर शैली में आंतरिक मिलता है, बाहरी कुछ नहीं मिलता था। ये थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा, आमतौर पर नक्काशियों की ये मूर्तियां जो थी कामुक शैली की हैं, और जिसे वात्सायन की रचना कामसूत्र से प्रेरित की गई थी। ठीक है, जो यहाँ पर नक्काशी की गई मूर्तियों की वो कामुकता से दर्शाया गया, जिसको वात्सायन की रचना है कामसूत्र, उसको यहाँ पर उकेरा गया है कहां पर, खजुराहो की शैलियों में। अच्छा, ये जो मंदिर थे बलुआ पत्थर से बने हुए हैं, ये बलुआ पत्थरों से बने हैं। ये मंदिर किससे बने हैं, बलुआ पत्थरों से बने हुए मंदिर है। ठीक है, ये बलुआ पत्थरों से बनाया गया मंदिर है यहाँ पर। ठीक है, अब दूसरा निकल के आता है यहाँ पर कि इन मंदिरों में 3 कक्ष होते थे, गर्भगृह, मंडप गृह और अर्ध मंडप गृह। ठीक है, इसमें 3 कक्ष हुआ करते थे। इनमें 3 कक्ष होते थे। पहला था आपका गर्भगृह, दूसरा था आपका मंडप गृह और तीसरा था आपका अर्ध मंडप गृह। ये 3 गृह यहां पर आपको देखने को मिलते हैं, किसमें, आपके खजुराहो शैली में। फिर आता है कि कुछ मंदिरों में गर्भगृह तक जाने के लिए गलियारे होते थे, जिन्हें अंतराल कहा जाता था। कुछ में क्या होता है कि गर्भगृह तक जाने में गलियारा पाया जाता था, लंबा लंबा सा गलियारे से क्या कहा जाता था, अंतराल कहा जाता था। मतलब 2-3 मंदिरों का जुड़ा हुआ रूप। अच्छा, आमतौर पर मंदिर जो थे पूर्व मुखी होते थे या उत्तर मुखी होते थे। ठीक है, खजुराहो शैली में यहां पर लिखेंगे कि आमतौर पर मंदिर पूर्वमुखी या उत्तरमुखी होते थे। मतलब वहां पर मंदिर अगर आप जाकर देखेंगे तो वहां पर मंदिर कैसे मिलेंगे आपको, या तो पूर्वमुखी मिलेंगे या फिर उत्तरमुखी मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। किसमें, खजुराहो शैली में।
अच्छा, साथ ही साथ मंदिरों का जो निर्माण था वो पंचायतन शैली में बनाया गया था, और सहायक मंदिरों में भी आपके रेखा प्रसाद शिखर होते थे, जिसमें मंदिर समूह एक पर्वत श्रृंखला समान प्रतीत होते थे। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये जो शिखर होते थे, ये जो शिखर आप देख रहे हैं इनके मंदिरों के, ये शिखर किसके बनाए जाते थे? रेखा प्रसाद के शिखर बनाए जाते थे। रेखा प्रसाद शिखर होते थे, जो कैसे दिखते थे? पर्वतों के जैसे दिखते थे, कि पर्वतों को ऐसे काट के बनाया गया हो, बिल्कुल पर्वत श्रृंखला यहाँ पर नजर आते थे, और पंचायतन शैली में हुआ करते थे ये मंदिर। और यहाँ पर क्या होता था कि इन मंदिरों की अपेक्षाकृत ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था, और यह हिंदू धर्म के साथ साथ जैन धर्म से भी संबंधित थे। यहाँ पर ये नागर शैली में एक झलक मिलती है कि ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता था। ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता था, ये चीज याद रखना है आपको। ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते थे मंदिर, और ये इनका संबंध किनसे था? एक तो हिंदू धर्म से संबंधित था। अगर मैं आपसे धर्म की बात करूं तो धर्म यहाँ पर मंदिर जो मिलते हैं, एक तो हिंदू धर्म के मंदिर यहाँ पर मिलते हैं, और एक यहाँ पर जैन धर्म के मंदिर भी देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर। और एक लास्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे कि खजुराहो जो है 10वीं से 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। बुंदेलखंड के जो चंदेल राजाओं की राजधानी थी, उन्होंने क्या किया था? इसको बनाया गया था। तो याद रखना, इसका निर्माण अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका निर्माण कब किया गया था? तो इन मंदिरों का जो निर्माण मिलता है वह 10वीं से 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। 10वीं से 12वीं शताब्दी में बनाया गया ये मंदिर था। ठीक है, और चंदेल राजाओं ने अपनी राजधानी भी यहीं रखी थी। चंदेल राजाओं की राजधानी थी। इसको इतिहासकार अल बरूनी ने 11वीं शताब्दी ईस्वी में देवताओं का नगर भी कहा है। अल बरूनी ने खजुराहो के जो मंदिर है उन्हें देवताओं का मंदिर भी कहा है। तो याद रखना, अल बरूनी के लिए कभी लिखने के लिए आ जाए तो आप उनके बारे में लिख सकते हैं। अल बरूनी ने कि खजुराहो के मंदिर को देवताओं का मंदिर कहा है, 11वीं शताब्दी में कहा है मेरे प्यारे साथियों। तो ये बेसिक सा इंफॉर्मेशन हुआ जो आपके साथ शेयर करना था। अच्छा, इसमें एक चीज रह जाती है जो हम कल की क्लास में डिस्कस करने वाले, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, वो कौन सी है? सोलंकी शैली डिस्कस करेंगे। और दक्षिण भारत में नागर शैली किस प्रकार से डेवलप हुई थी, इनके बारे में हम कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपने आज की क्लास को बहुत एंजॉय भी किया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। और जाने से पहले फटाफट सेशन को लाइक करके जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ऐसे ही अपडेट्स के लिए। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, भारत माता की जय। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, भारत माता की जय। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।